नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में, सेल यानी कोशिका के बारे में। इससे पहले के वीडियोज में हमने थोड़ी सी बात की थी कोशिका के संदर्भ में कि कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, सबसे छोटी कोशिका जंतुओं में कौन सी है, वनस्पतियों में कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो इन सब पे हमने एक सामान्य बातें की हुई थी और जिनसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बायोलॉजी से संबंधित, जीव विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें, जैसे कि जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, इसके अलावा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, ये सब हम लोगों ने सामान्य बातें इससे पहले की हुई थी। इस आज के जो वीडियो है, इस वाले वीडियो में हम कोशिका से संबंधित जो है अन्य चीजों के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में, जो कोशिकाएं हमारे शरीर की होती हैं, उनमें जैसे कि आखिर सेल है क्या, सेल है क्या। तो सेल के बारे में अगर हम एक जनरल बात करें, सामान्य सी बात करें, तो भाई कोशिका क्या है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल को हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो किसी भी जीव शरीर में चाहे जंतु शरीर हो, चाहे वो पादप का शरीर हो, ठीक है, पादप संरचना हो कोई या वो जंतु संरचना हो, उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई, इसको हम अंग नहीं कहते हैं बल्कि इकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट हम उसको कहते हैं जिसमें वो सारे वर्क परफॉर्म हो जो एक बड़ी उसमें होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी सेल में भी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, सेल को एक यूनिट कहते हैं। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट ये होती है। अब ये जो सेल है, ये उन सारे वर्क को परफॉर्म करती है, मैंने कहा जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब सेल क्या क्या करती है, और सेल हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स को लेती है, फूड मटेरियल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, उनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करती है, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और उनसे दुनिया भर के जो हमारे बहुत सारे शरीर के वर्क होते हैं उनको परफॉर्म करती है। यानी जो सेल है वो हमारे शरीर से ही पहले भोजन लेती है, फिर उसको ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और फिर उस ऊर्जा से शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं वो अपनी विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारे शरीर में मिलियन ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, कन्वर्ट दो न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। कहां पर किसमें कन्वर्ट करते हैं इसको, ये न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा। एंड कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है, जितने भी हमारे शरीर में फंक्शंस होते हैं उन सबको ये परफॉर्म करती है। सेल आल्सो कंटेन द बॉडीज हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल से मतलब यहां पर हमारे क्रोमोजोम से है, एंड क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, जिनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी, ठीक है। एंड कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है, यानी अपने ही जैसी दूसरी संरचना का निर्माण भी ये कोशिकाएं करती हैं, जिनको हम आगे कोशिका के विभाजन में, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन बेसिकली हमारे शरीर में अगर एनिमल्स में देखा जाएगा तो बेसिकली 2 टाइप का है, माइटोटिक डिवीजन एंड मियोटिक डिवीजन, और लेकिन बाकी और भी हैं जिसको हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो बताया कि सेल्स जो हैं वो हमारे शरीर की क्या है, बेसिक यूनिट है। यहां पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि सेल हमारे शरीर की बेसिक यूनिट्स हैं, सबसे छोटी इकाई है, सबसे पहली इकाई है, प्राथमिक इकाई है। अब सेल्स जो होती हैं, मैंने अभी कहा कि मिलियन ट्रिलियन सेल्स पाई जा रही हैं, तो भाई मिलियन ट्रिलियन सेल्स तो पाई जा रही हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या ये मिलियन ट्रिलियन टाइप की भी हैं? नहीं,
ये इतने प्रकार की नहीं है, जबकि इनके लगभग 200 प्रकार हैं। लगभग 200 प्रकार की हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये 200 प्रकार किस आधार पर है? एक्चुअली कोशिकाओं का जो विभाजन होता है या कोशिकाओं के प्रकार का जो विभाजन होता है उसको हम कुछ बेस के आधार पर बांटते हैं। हम 3 बेस पर कोशिकाओं के विभाजन को बांटेंगे। जैसे पहला जो बेस है हमारा, जैसे आप इसको देखेंगे तो जो ये पहला बेस है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेकंड होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। लेकिन जो अगला होगा हमारा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे इनको हम बांटते हैं, इनको आगे हम देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि हम कोशिकाओं को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कोशिकाओं के डिवीजन का 3 टाइप हो सकता है। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब अगर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर देखें तो सेल्स लगभग 200 टाइप्स में हमारी बॉडी में पाई जाते हैं। ये 200 टाइप्स में पाई जा रही, इट मींस दैट कि हमारी बॉडी में लगभग 200 टाइप्स के ऑर्गन्स भी पाए जा रहे हैं। लगभग 200 प्रकार के हमारे शरीर में अंग भी पाए जा रहे हैं। अब जैसे अब चूंकि मैंने पहला आपको जो बताया अभी कि जो पहला डिवीजन होगा वो किसके बेस पर होगा? वो होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब जितनी भी कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट की सेल्स हैं, मान लीजिए लीवर की सेल्स हैं, मान लीजिए किडनी की सेल्स हैं, या हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स में अलग अलग हैं, पैंक्रियाज की सेल्स है, किसी की भी सेल्स है, सबकी सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं बेटा, थोड़ी थोड़ी इनमें थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा अपने आप से फंक्शन में। यानी अगर उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होगा तो उनके फंक्शन में ऑटोमेटिकली डिफरेंस हो जाएगा। अब जैसे हार्ट की सेल्स है तो हार्ट की सेल्स जो है हार्ट से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करती है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो सारी सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी उसमें सब में वही न्यूक्लियस होगा, वही माइटोकॉन्ड्रियाज होंगी, ठीक है, वही गाल्जी बॉडीज होंगी, वही वैक्यूल्स होंगी, वही राइबोसोम्स होंगे, वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होंगे, सब कुछ वो सेम होगा। लेकिन थोड़ा सा फंक्शन, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो जाता है तो फंक्शन भी अलग हो जाता है। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें ओवरऑल तो हमारे सबके भी स्ट्रक्चर थोड़े थोड़े अलग हैं। अब अगर थोड़े स्ट्रक्चर अलग हैं तो हमारे सबके थोड़े बहुत फंक्शन भी तो अलग हो जाते हैं ना। बस बिल्कुल इसी आधार पर इसको देखिए आप। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन cells are mostly divided into approx 200 types. Cells are mostly divided into 200 types. तो 200 प्रकार से इनको हम विभाजित करते हैं। लेकिन क्या ये 200 प्रकार में विभाजित कोशिकाएं शरीर में यहां वहां बिखरी होती हैं? नहीं, ये जहां भी पाई जाती हैं ये एक सुसंगठित समूह बनाती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाती हैं, एक सुसंगठित समूह के साथ साथ कह सकते हैं सुसंगठित पिंड बनाती हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बनाती हैं। एंड ये सुसंगठित समूह जो है, जो कोशिकाओं का एक सुसंगठित समूह है, सुसंगठित पिंड है, ये जो संरचना बन रही है इसी को हम कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक यानी टिश्यू। And tissue are classified in tissues are classified in approx 5 types: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, nervous tissues and reproductive tissues। इनको हम आगे जब टिश्यूज पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे। तो ये जो 200 टाइप्स की सेल्स हैं ये लगभग वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के तौर पर बॉडी में रहती हैं और वो टिश्यूज बनाती हैं, और ये टिश्यूज ही क्या करते हैं? अलग अलग ऑर्गन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैंने आपको जो पहला बताया उसमें ये बताया कि जो पहला डिवीजन है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे डिवीजन्स की, कि जो सेल्स का डिवीजन किया जाता है वो
क्रोमोसोम नंबर के आधार पर भी, यानी कोशिकाओं को अगर हम कहें कि कितने प्रकार में कोशिकाएं हो सकती हैं, तो पहला डिवीजन किस में था, उनकी संरचना और उनके कार्य के आधार पर। दूसरा जो डिवीजन होगा वो उनके क्रोमोसोम नंबर के आधार पर होगा, उनके गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर होगा। अब अगर हम गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर देखें, यानी जो इसका सेकंड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स। अब अगर क्रोमोसोम नंबर्स की हम बात देखें तो हमारे शरीर में 2 टाइप्स की कोशिकाएं हो सकती हैं। पहली जो कोशिका होगी उसको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉयड सेल्स। क्या बोलते हैं, हैप्लॉयड सेल्स। हैप्लॉयड सेल्स का मतलब है, इसको हिंदी में कहेंगे आगुणित कोशिका। क्या कहेंगे, आगुणित कोशिका। अब इस हैप्लॉयड सेल्स में कौन कौन सी सेल्स आती हैं, मोस्टली हमारे शरीर की रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी हिंदी में कहते हैं जनन कोशिकाएं। क्या कहते हैं इनको, जनन कोशिकाएं। अब अगर जनन कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाएं आएंगी, जैसे स्पर्म है और जैसे ओवम है। अब स्पर्म सेल या ओवम सेल, इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जस्ट हाफ होते हैं। जो हमारे शरीर में जितने भी, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, एक बराबर होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर, तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो इसमें जिसमें इतना गुणसूत्र पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, द्विगुणित कोशिका। लेकिन इसमें इसका आधा पाया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगुणित कोशिका। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका मींस हैप्लॉयड सेल्स, यानी इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, सामान्य कोशिकाओं की आधी है। इसी तरह से ओवम में भी क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। और जब ये स्पर्म और ओवम मिलेंगे, यानी ये दोनों कोशिकाएं मिलेंगी, कौन सी, अगुणित कोशिकाएं, दोनों ही हैप्लॉयड सेल्स हैं, जब ये मिलेंगी तो ये क्या बनाएंगी, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करेंगी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 23 जोड़ी अर्थात 46 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 23 जोड़ी अर्थात 46। अब ये क्या बन गई, डिप्लॉयड सेल्स। क्या बन गई, डिप्लॉयड सेल्स। अब इस तरह से जो डिप्लॉयड कोशिका बन रही है, तो पहली कोशिका इस आधार पर जो ये डिवीजन हुआ, अगर इस आधार पर हम डिवीजन देखें तो पहली क्या हुई, अगुणित कोशिका, और दूसरी क्या हो जाएगी, द्विगुणित कोशिका, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसको डिप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड सेल्स उन्हें कहेंगे जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, 23 पेयर यानी 46। तो इस आधार पर हमारे शरीर में कोशिकाएं कितने प्रकार की हुई, 2 प्रकार की। 2 प्रकार की, इसमें एक को कहेंगे हम हैप्लॉयड सेल्स यानी अगुणित कोशिका, और एक को बोलेंगे हम डिप्लॉयड सेल्स यानी द्विगुणित कोशिका। तो ये दूसरा विभाजन हुआ, यानी जिसको हमने किस बेस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे सभी जीव जिनमें, जो कि मोस्टली जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो उनमें हमेशा 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जैसे हमारे शरीर में है तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम्स, इट मींस 46 क्रोमोसोम्स आर अवेलेबल इन ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स। केवल जनन कोशिकाओं को छोड़कर, जनन कोशिकाओं यानी स्पर्म में और ओवम में, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो ठीक हमारे शरीर की कोशिका की आधी होती है। किसी भी जीव जंतु या वनस्पति के शरीर से जो भिन्न कोशिका होगी वो जनन कोशिका होगी, और उस जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या ठीक उसकी आधी हो जाती है। इसीलिए इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स यानी अगुणित कोशिका, और बाकी शरीर की कोशिकाओं क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल्स यानी द्विगुणित कोशिका। और इन्हीं दो हैप्लॉइड सेल्स के मिलने से ही एक नई कोशिका का निर्माण होता है, और इस कोशिका को ही हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और यही जाइगोट बाद में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। एम्ब्रियो में परिवर्तित होने के बाद एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, भ्रूणीय परिवर्धन हो जाता है। और यही भ्रूणीय परिवर्धन जो कि अलग अलग प्रकार से होता है, एक बाद में वयस्क शिशु का निर्माण करता है। ठीक है, तो अब ये दूसरा डिवीजन हमने आपको बताया। अब अगर हम इस बेस पर थोड़ा पीछे जाएं तो जो तीसरा हमारा डिवीजन का प्रकार होगा, उस तीसरे प्रकार में हम साइज को देखेंगे। क्या देखेंगे कि कोशिका का विभाजन साइज के आधार पर। पहला क्या बताया मैंने आपको, पहला बताया हमने उसकी संरचना और उसके कार्य के आधार पर, यानी कोशिका का विभाजन का जो पहला आधार था वो उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन था। दूसरा जो आधार बताया वो हमने क्रोमोसोम नंबर बताया, यानी उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो रही है। ठीक है, इस आधार पर बांटा। तीसरा जो हम आधार है, जो कोशिका के विभाजन का आधार है, वो क्या होगा, उसका साइज होगा। साइज क्या है, जरा साइज के बेस पर देखें तो साइज के बेस पर हम कोशिकाओं को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। साइज के बेस पर हम कोशिकाओं को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो दूसरा हमारा प्रकार होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल्स। पहला होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये किस आधार पर बांटा हमने, समझिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, ये हम अगले वीडियो में इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि हमने इस साइज के आधार पर जो कोशिका का विभाजन किया, उस साइज का आधार क्या है, उस साइज का बेस क्या है। एक्चुअली जो ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर, ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से कम होता है, जिनका आकार सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से कम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं cell whose size is usually less than 0.5 micron are called prokaryotic cells. These cells are generally found in undeveloped organism. तो ये जो ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोटिक प्लांट्स हैं, कह सकते हैं अविकसित जंतु हैं, अविकसित वनस्पतियां हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से कह सकते हैं अविकसित जीव, उनमें पाई जाती हैं। अब ये क्या हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग कल बात करेंगे। लेकिन पहला जो हमने बताया आपको आधार साइज के बेस पे, वो ये बताया कि ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से क्या होता है, सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा, ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार सामान्य तौर पर
0.5 माइक्रोन से अधिक होता है, सामान्य तौर पर 0.5 माइक्रोन से अधिक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार 0.5 ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से कम होता है, उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है, 0.5 माइक्रोन से कम होगा, उन्हें क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार इस 0.5 माइक्रोन से अधिक होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो और वैसे भी अगर देखा जाए सामान्य तौर पर कोशिका का आकार तो 0.5 माइक्रोन से लगभग 20 माइक्रोन के मध्य में एक सामान्य कोशिका होती है। बाकी तो छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका और अलग अलग प्रकार जो है साइज की कोशिकाएं, वो सब अलग अलग होती हैं, लेकिन एक सामान्य कोशिका का जो आकार होता है वो यही होता है। तो अब मैंने आपको, अब तक जो मैंने आपको बताया उसमें यह बताया कि जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं का जो विभाजन है वो हम 3 प्रकारों से करते हैं। एक बार हम बहुत जल्दी जल्दी इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका को मैंने क्या बताया कि कोशिका को यानी सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई के रूप में जानते हैं। एक ऐसी इकाई जिसमें शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी कार्यों का अकेले कोशिका में ही, उन सभी कार्यों को अकेले कोशिका में ही परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसी इकाई है जिसमें वो सभी काम होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। अब इस कोशिका का जो विभाजन है, इस कोशिका का जो विभाजन है वो 3 आधारों पर होता है। पहला आधार जो हमने बताया अभी आपको, इससे पहले जो पहला आधार था वो क्या है उसको समझिए। पहला आधार मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी संरचना और कार्य के आधार पर। संरचना और कार्य के आधार पर कोशिकाएं लगभग 200 प्रकारों में विभाजित होती हैं, यानी हमारे शरीर में लगभग 200 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन ये सभी कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अलग अलग इनके थोड़ी थोड़ी संरचना में अंतर होता है, तो थोड़ा थोड़ा कार्य में भी अंतर हो जाता है। इस तरह से लगभग ये अलग अलग अंगों का निर्माण करती हैं, इसीलिए अलग अलग अंग अलग अलग कार्यों को परफॉर्म भी करते हैं। दूसरा हमने बताया ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर्स। हमारे शरीर की कोशिकाओं के केंद्रक में, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र जो हैं जोड़े में पाए जाते हैं और वैसे भी पाए जाते हैं, बिना जोड़े के भी पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं, ये जो गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या जो होती है वो, इनकी जो संख्या होती है वो 2 अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग होती है। हैप्लॉयड मैंने जो पहला बताया आपको अभी, हैप्लॉयड जिसमें नंबर क्या होते हैं? जस्ट हाफ होते हैं। और दूसरी है आपके डिप्लॉयड जिसमें नंबर क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। जैसे कि अगर हम रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करें तो उसमें नंबर कितने होते हैं? 23 होते हैं, जबकि इसमें कितने होते हैं? 46 होते हैं। ये हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा आधार क्या था? कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या का आधार। तीसरा आधार क्या होगा? जो तीसरा आधार होगा हमारा वो होगा साइज। सामान्य तौर पर मैंने बताया आपको कि इसमें भी हम 2 प्रकार से बांट रहे हैं। एक हमने बांटा प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमने बांटा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम उन्हें कहेंगे जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से कम होता है, और यूकैरियोटिक हम उन्हें कहेंगे जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से अधिक होता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से कम होगा वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से अधिक होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये 3 आधारों पर हमने कोशिकाओं को बांटा। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। कल यानी जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उस अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं। ये जो विभाजन किया गया इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं क्या और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
के बारे में, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। हम इनके एक एक पार्ट का, जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका, इससे पहले आप देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक एक पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम क्या है, सेल वॉल क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, फ्लैजिलम क्या होता है, सीलिया क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है, इनके बारे में पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिका में हम बात करेंगे, एक तो हम डिफरेंस भी देखेंगे, यानी हम अंतर भी देखेंगे। किसमें अंतर देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है और दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं, ठीक है। यानी एक प्रोकैरियोटिक क्या है, एक यूकैरियोटिक क्या है, और दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं, ठीक है, दोनों में जो मिल रही हैं। और फिर देखेंगे हम एक एक अंग के बारे में। लगभग इसमें 12 से 13 अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग इसमें 10 ही हैं, लेकिन लगभग 12-13 तक ले जाया जा सकता है इनको। तो इसमें जितने भी एक पार्ट हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए जैसे राइबोसोम है, सपोज दैट, अब यहां पर ये राइबोसोम है, तो ये राइबोसोम कितने प्रकार का होता है। राइबोसोम बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक है 60S टाइप से लेकर के 78S टाइप, जो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। एक है 70S टाइप, जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो दूसरा है 80S टाइप। अब ये 80S टाइप जो है, ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है। तो अब इसके बारे में फिर ये करता क्या है, खोज किसने की इसकी, ये सारी बातें हम लोग जो आगे हमारा जो अगला वीडियो होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। आज के लिए जितना, एक बार इस बात का ध्यान दीजिए कि जितनी भी तथ्यात्मक चीजें बताई जा रही है, आपको फैक्चुअल चीजें बताई जा रही हैं, उन सभी को आप एक करके एक उनको रटिए। अगर जरूरत पड़े आपको तो उसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारी फैक्चुअल चीजें हैं। और जनरल साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो तथ्यात्मक होते हैं, फैक्चुअल होते हैं। बाकी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।